नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था संवेगात्मक विकास। और संवेगात्मक विकास के संबंध में हमने बहुत सारी बातें की थी। संवेगात्मक विकास क्या होता है, संवेग क्या होते हैं, संवेग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, संवेग कितने होते हैं, विलियम मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं। उसके बाद में हमने बात की थी शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। और शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास को बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ा था। शेषवावस्था में संवेग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। वाटसन का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि वाटसन ने शिशु के अंदर, नवजात शिशु के अंदर कितने संवेग बताए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 संवेग बताए हैं। उसके बाद में हमने फ्रायड की बात की थी कि सिगमंड फ्रायड ने और शिशु के अंदर, नवजात शिशु के अंदर कितने संवेग बताए हैं। तो उन्होंने 4 संवेग बताए हैं। उन चारों संवेगों के बारे में भी हमने विस्तार से बात की थी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि नवजात शिशु के अंदर कौन सा संवेग पाया जाता है। तो उसके बारे में हमने बात की थी कि नवजात शिशु के अंदर केवल एक संवेग पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तेजना कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति जो बालक है वो उत्तेजना के रूप में करता है। शेषवावस्था में बालक जो अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है वो किसके रूप में करता है, उत्तेजना के रूप में करता है। अब देखिए, 2 चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। एक तो बालक जो है उत्तेजना नामक संवेग उसके अंदर पाया जाता है और संवेगों की अभिव्यक्ति भी उत्तेजना के रूप में ही वो करता है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि शेषवावस्था में बालक में संवेगात्मक विकास का अभाव पाया जाता है और इसी वजह से संवेगात्मक विकास के अभाव के कारण ही बालक के अंदर जो उत्तेजना है उसी उत्तेजना को ही क्या मान लिया जाता है, मनोवैज्ञानिकों ने उसको क्या माना है, संवेग माना है। इसके बारे में हमने बात की थी। शेषवावस्था में बालक जब छोटा होता है उसके अंदर संवेग जो है वो अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, सामान्य होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है संवेग अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर होने जाने लगते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाने लगते हैं, साथ साथ सामान्य से विशिष्ट की ओर संवेग उसके गति करने लगते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंटों के बारे में भी हमने बात की थी, जैसे वाटसन के बारे में, सिगमंड फ्रायड के बारे में और जस्टिन के बारे में, जोन्स के बारे में, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने बातें की थी। तो शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास के लास्ट में हमने पढ़ा था, जोन्स का स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि 3 वर्ष के बाद में बच्चे के अंदर जो है और प्रेम नामक संवेग जो है वो दिखाई देने लगता है, दूसरे बच्चों के प्रति प्रेम जो है उसकी अभिव्यक्ति करने लगता है। इसके बारे में हमने बातें की थी। अब देखिए, इसका रीज़न क्या होता है कि बाल्यावस्था की ओर बालक बढ़ने लगा है और बाल्यावस्था की ओर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर क्या है, दूसरे बच्चों के प्रति खेल की प्रवृत्ति उसके अंदर प्रमुख होती है और खेल की प्रवृत्ति के कारण उसके अंदर जो है प्रेम, दूसरे बच्चों के प्रति, साथियों के प्रति, मित्रों के प्रति उसके अंदर प्रेम प्रदर्शित करने लगता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अब देखिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। अब देखिए, एक चीज़ हमें याद रखनी है कि सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति बच्चा कौन सी अवस्था में करने लगता है, 2 वर्ष में या 24 माह में बच्चा सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति करने लगता है। अब उन सभी संवेगों की परिपक्वता की ओर बालक बढ़ रहा है। वो संवेग स्थायी होने हैं, वो संवेग परिपक्व होने हैं, वो संवेग स्पष्ट होने हैं, वो संवेग प्रदर्शित होने हैं, उन संवेगों का दमन होना है। वो सारी चीज़ें अब कौन सी अवस्था में होंगी, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के अंदर उन संवेगों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बाल्यावस्था के अंदर संवेग जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति तो है वो 2 माह में, 2 वर्ष में या 24 माह में हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं, पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि 6 वर्ष। अब 6 वर्ष की हम क्यों बात कर रहे हैं, देखिए बाल्यावस्था जो है उसकी अवस्था है 6 से 12 वर्ष। कितनी है, 6 से 12 वर्ष। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, 5 वर्ष तक शेषवावस्था के अंदर हमने बात कर ली है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो कब से करें, 6 वर्ष से बात करें, 6 से 12 वर्ष की बात करें। तो 6 वर्ष में बालक 6 वर्ष में बालक भय, क्रोध आदि को नियंत्रित करना
सीख जाता है। हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें, देखिए हमने बात की थी कि शेषवावस्था में सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति बालक में होने लगती है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो ईर्ष्या है, सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति बालक के अंदर हो जाती है। लेकिन किसी भी संवेग को नियंत्रित करना, बच्चा रोने लग गया, डरने लग गया, चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया, तो किसी भी प्रकार के संवेग को वो 3 वर्ष में 2 वर्ष में बच्चा अगर रोने लग जाता है तो उसको अपने आप वो नियंत्रित नहीं कर पाता। छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा रास्ते में सामने जा रहा है और सामने से कोई डरावना जीव आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई और उस कुत्ते ने बच्चे की तरफ भौंक दिया, बच्चा भयभीत हो गया। क्या बच्चा अपने भय को नियंत्रित कर सकता है? तो शेषवावस्था में बच्चा अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। लेकिन 6 वर्ष के बाद में, जैसे बच्चा 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष के बच्चे के सामने अगर कुत्ता आ भी जाता है और उसको हम भौंकने लगता है, तो हो सकता है बच्चा उससे बिना भयभीत हुए, एक बार भयभीत होता है लेकिन उस भय को नियंत्रित करने लग जाता है। बच्चा जो है उस कुत्ते के सामने खड़ा हो जाता है, पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, उसको भगाने की कोशिश कर सकता है। इसी प्रकार अगर बच्चे को क्रोध आ जाता है, क्रोध आ गया, चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया, लेकिन जैसे उसकी तरफ किसी से आंखें निकाली, उसकी तरफ घूर के देखा, बच्चा तुरंत समझ जाता है कि अब तेरी पिटाई हो सकती है, इसलिए तुरंत क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, अपने भय क्रोध को क्या कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे चाहे भय हो, चाहे क्रोध हो, चाहे कोई भी संवेग हो, 6 वर्ष से पहले बच्चा अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, लेकिन 6 वर्ष के बाद में बच्चा अपने संवेगों को नियंत्रित करने लग जाता है। तो पहला पॉइंट की हमने बात की कि शेषवावस्था के बाद में जब बाल्यावस्था के अंदर बच्चा आता है तो बाल्यावस्था में बच्चा अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है, चाहे वो भय हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे कोई अन्य प्रकार का संवेग हो। दूसरा हम बात कर रहे हैं बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बालक के अंदर 2 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। हमने बात की थी कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है ना। अब देखिए शिक्षा का क्या उत्तरदायित्व है, हम बात कर रहे हैं। 6 वर्ष का बच्चा जैसे ही हो जाता है, 6 वर्ष के बाद में बच्चा विद्यालय जाने लगता है। बच्चा 6 वर्ष का हुआ और 6 वर्ष का होने के बाद में बच्चा जो है वो विद्यालय जाने लगता है, और जैसे ही बच्चा विद्यालय जाता है शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, दूसरी बालक का परिष्कार करना। यानी शिक्षा की जब हम बात करते हैं, बच्चा विद्यालय जाएगा और विद्यालय जाएगा तो क्या प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। तो शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है उसकी हम बात करें तो शिक्षा के 2 मुख्य उत्तरदायित्व हैं। एक तो अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, और दूसरा, देखिए 2 चीजें, एक शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है और दूसरी बालक का परिष्कार करती है। क्या करती है, बालक का परिष्कार करती है। परिष्कार का मतलब बालक के अंदर जो भी कमियां हैं, अब हम संवेगात्मक विकास की बात करें तो संवेगात्मक विकास में बालक के अंदर जो भी कमियां होंगी उन कमियों को कौन दूर करेगा, शिक्षा उनको दूर करेगी। तो बालक के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना तथा बालक के संवेगात्मक विकास का परिष्कार करना किसका उत्तरदायित्व है, शिक्षा का कार्य। और बालक कहाँ शिक्षा प्राप्त करेगा, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करेगा। कहाँ शिक्षा प्राप्त करेगा, विद्यालय में। देखिए
अब यहाँ पे आप इसको संवेगात्मक विकास को साथ इसको सीधा जोड़ के देख सकते हैं कि बालक जैसे ही पहले अपने माता पिता के साथ में था और बालक का संवेगात्मक विकास जो हो रहा था वो केवल अपने माता पिता के माध्यम से हो रहा था, अपने परिवार के साथ हो रहा था। लेकिन अब बालक का संवेगात्मक विकास अपने मित्रों के साथ, अध्यापकों के साथ, विद्यालय के साथ और विद्यालय के वातावरण के साथ बालक का संवेगात्मक विकास क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। संवेग जो है उसके विकसित हो रहे हैं, संवेग जो है आगे बढ़ रहे हैं, संवेगों का परिष्कार हो रहा है। वो किसके माध्यम से हो रहा है, विद्यालय। तो बालक का जो संवेगात्मक विकास 6 वर्ष के बाद में बच्चा जैसे ही विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाने के बाद में उसके संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न यहाँ से बनता है। इसके बाद में अगला पॉइंट की हम बात करते हैं, नंबर 3, स्वतंत्र व आदर्श वातावरण। स्वतंत्र व आदर्श वातावरण बालक के संवेगात्मक विकास का परिष्कार करता है। देखिए, बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, 6 वर्ष का होने के बाद में वो विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो विद्यालय, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि विद्यालय के वातावरण का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, बालक के ऊपर पड़ता है। अब बालक पे क्या प्रभाव पड़ता है, जब बालक को स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है। कैसा वातावरण दिया जा रहा है, बालक को स्वतंत्र वातावरण दिया जा रहा है और बालक को आदर्श वातावरण दिया जा रहा है। ठीक है ना, बालक को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने, कार्य करने के लिए उसको दिया जाता है। इसके बाद में इस आदर्श वातावरण दिया जाता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि संवेगात्मक विकास के ऊपर बालक के स्वतंत्र वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा डरा के, धमका के, मार के, पीट के रखा जाता है। हर बात पे बच्चे को डरा दिया जाता है, नहीं ऐसा नहीं करना है, चुप, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हर बात पे उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हर चीज़ के लिए मना किया जाता है। ठीक है ना, हर चीज़ के लिए बच्चे को मना गया, नहीं इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, बिना पूछे हाथ नहीं लगाना, बिना पूछे ये नहीं करना। धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर भय जो है वो विकसित हो जाता है। भय स्थायी रूप से उसके हृदय के अंदर स्थान बना लेता है, उसके मन के अंदर स्थान बना लेता है, मस्तिष्क के अंदर स्थान बना लेता है। बच्चा अपने आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन जिस बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलता है, आदर्श वातावरण मिलता है और हर कार्य स्वतंत्र रूप से उसको करने दिया जाता है, जो उसकी सीमाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सीमाओं के बाहर, सीमाएं जो उसकी हैं उस सीमाओं के अंदर बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाता है, तो बालक के अंदर कहीं भी भय नहीं रहेगा। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो आचरण करता है, स्वतंत्र रूप से अपना वो जीवन यापन करता है। कहीं भी उसके अंदर भय नाम जो है वो विकसित नहीं होगा। और 2 ही बच्चे, एक ही माता पिता से पैदा होने वाले 2 बच्चों के अंदर अलग अलग व्यवहार किया जाता है। एक को स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है और एक को पूरी तरह डरा धमका के मार पीट के रखा जाता है। तो उनके अंदर, एक के अंदर भय विकसित हो जाता है और एक के अंदर भय विकसित नहीं होता है। अब भय जो है वो कैसा संवेग है, नकारात्मक संवेग है। कैसा संवेग है, नकारात्मक संवेग है। अब यहाँ पे स्वतंत्र और आदर्श वातावरण बालक का क्या करेंगे, संवेगात्मक विकास जो है उसका क्या करेंगे, परिष्कार करते हैं। इसके बाद में हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, बाल्यावस्था में बालक विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। विभिन्न समूह का सदस्य होता है। अतः उसमें द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम आदि विकसित होने लगते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करें। यहाँ से प्रश्न बनता है
ऑब्जेक्टिव प्रश्न द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम आदि का सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देके प्रश्न बनाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। देखिए बच्चा जो है उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम ये क्या होते हैं, विकसित होने लगे। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। अब देखिए दो चीज़ें एक साथ, एक तरफ तो हमने बात की थी कि बच्चे के अंदर सभी संवेग जो है वो उनकी अभिव्यक्ति कब होने लगती है, जब वो बालक कौन सी अवस्था में होता है, जब बालक शेष अवस्था में होता है, 24 माह में होता है, तब बालक के अंदर सभी संवेगों की अभिव्यक्ति होने लगती है। अब एक तरफ हम यह करें कि उनकी विकसित होने लगते हैं, दो अलग अलग चीज़ें क्यों। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ईर्ष्या, द्वेष इनकी अभिव्यक्ति बालक शेष अवस्था में ही करने लगता है। अब देखिए बच्चा जब छोटा होता है अपनी चीज़ किसी को नहीं देता है, एक बच्चा उसकी माँ की गोद में चला जाता है, बच्चा तुरंत उस बच्चे को निकालकर स्वयं अपनी माँ की गोद में जाने की कोशिश करता है। दूसरों बच्चों को के प्रति उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आती है, कोई चीज़ उससे कोई ले लेता है तो उससे द्वेष होने लग जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर विकसित नहीं होती बल्कि अभिव्यक्त होने लगती हैं, प्रदर्शित होने लगती हैं। लेकिन इनका विकसित होना कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। अब वो बाल्यावस्था का रीज़न क्या है कि विभिन्न समूहों का सदस्य है। अब इनसे इनका विकास कैसे हुआ। अब देखिए बालक विद्यालय में कक्षा के अंदर एक समूह बना हुआ है, उसका एक समूह ऐसा है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और एक समूह ऐसा है जो बहुत ही कमज़ोर है पढ़ाई लिखाई में। और इसी वजह से बच्चा जो है उस कमज़ोर स्टूडेंट का वर्ग जो है वो इंटेलिजेंट बच्चों के प्रति क्या रखता है, द्वेष रखता है, उनसे ईर्ष्या करता है। ठीक है ना। जिन बच्चों के साथ वो रहता है, जिस समूह के साथ रहता है, उस अपने समूह के साथ वो क्या करता है, प्रेम करता है। खेल के लिए एक समूह बना हुआ है, खेल में जिस टीम के साथ हार जाता है उसके साथ वो ईर्ष्या और द्वेष करने लगता है, और जिस टीम के साथ जीता है उसके साथ वो प्रेम करने लगता है। ठीक है ना। लेकिन ये स्थायी रूप से नहीं आते हैं। बच्चे जो होते हैं बाल्यावस्था में उनकी टीमें बदलती रहती हैं, खेल खेलता है, आज किसी टीम में है, आज किसी बच्चे से द्वेष कर रहा था, लेकिन कल वही बच्चा उसकी टीम में आ जाता है, वो उससे प्रेम करने लगता है। तो ये स्थायी रूप से नहीं होते, लेकिन इनका विकास जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और इसकी परिणति हमें कहाँ दिखाई देगी, किशोर अवस्था में इनकी परिपक्व परिणति दिखाई देने लगती है। यानी इनका विकास जो है वो कौन सी अवस्था में प्रारंभ हुआ है, शेषवावस्था में जो है इनकी अभिव्यक्ति होने लगती है। विकास इनका कौन सी अवस्था में हो रहा है, बाल्यावस्था में विकास हो रहा है। उनकी परिपक्व परिणति जो है वो कहाँ पर होगी, किशोर अवस्था में होगी। तो ये जो है चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक हम बात कर रहे हैं एक मनोवैज्ञानिक है एलिस क्रो। एलिस क्रो, ठीक है ना, जो दो क्रो एंड क्रो आते हैं, क्रो एंड क्रो का नाम आपने सुना होगा, उसमें एक एलिस क्रो है। ठीक है ना, उनमें से एक का नाम क्या है, एलिस क्रो है। अब एलिस क्रो क्या कहते हैं कि बालक अपने परिणामों को सोचकर, बालक अपने परिणामों के विषय में सोचकर, परिणामों के विषय में सोचकर चिंतित होने लगता है। अब देखिए यहां पर एक चिंतित शब्द आया है, और चिंतित किससे बना है, चिंता से बना है। किससे बना है, चिंता से। अब पूछोगे आप चिंता नामक संवेग जो है वो कौन सी अवस्था में होता है, पहली बार बाल्य अवस्था में दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, अभिव्यक्ति होती है। शेष अवस्था में बालक के अंदर चिंता नामक संवेग की कहीं भी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। ठीक है ना। अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चिंता नामक संवेग की अभिव्यक्ति, प्रदर्शन या विकसित कौन सी अवस्था में होता है, वो कौन सी अवस्था होगी, वो बाल्यावस्था होगी। उसका उत्तर शेषवावस्था नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना, एक तरफ हमने ये कहा था कि 24 माह में सभी संवेगों की अभिव्यक्ति होने लगती है, और एक तरफ यहाँ पर जो हम बात करें कि एलिस क्रो ने क्या कहा कि चिंता नामक संवेग कौन सी अवस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, विरोधाभास की स्थिति है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि चिंता नामक जो संवेग होगा वो कौन सी अवस्था में होगा, वो बाल्यावस्था में होगा। और परिणामों के विषय में सोचकर का मतलब क्या हुआ, विद्यालय के अंदर टेस्ट लिया गया है, और विद्यालय के अंदर टेस्ट लेने के बाद में 10 में से बच्चे के 4 नंबर आए, और टीचर ने कहा, सर ने कहा कि कल अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा के लाना। ठीक है ना। अब बच्चा वहीं से चिंतित होने लग जाता है कि मेरे तो नंबर ही 4 आए हैं,
मैं कॉपी अपनी नोटबुक है वो घर पे कैसे ले जाके दिखाऊंगा, टेक्स्ट बुक कैसे ले जाके दिखाऊंगा। अगर मैंने ले जाके दिखाई तो मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, मेरी पिटाई होगी। समझ रहे ना आप। बच्चे ने नई पेंसिल ली, 2 रुपये की 3 रुपये की नई पेंसिल ली थी बच्चे ने, और पेंसिल खो गई। अब बच्चा चिंतित हो जाता है और चिंता के साथ उससे भय भी लगने लगता है कि जैसे मैं घर पे जाके नई पेंसिल मांगूंगा, घर वाले कहेंगे कल तो नहीं दिलाई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार बच्चा जो है अपनी परिणाम जो है अपने द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन परिणामों के विषय में सोचकर जो है वो क्या हो जाता है, चिंतित होने लगता है। इस प्रकार चिंता नामक संवेग भी बच्चे के अंदर जो है वो प्रदर्शित होने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार चिंता नामक संवेग बच्चे के अंदर पहली बार दिखाई देता है, पहली बार प्रदर्शित होता है। अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था है। तो हमने जो है बाल्यावस्था के अंदर जो है कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। 6 वर्ष में बालक में भय और क्रोध, यानी लगभग जो जितने भी संवेग होते हैं ना, चाहे हमने भय और क्रोध का तो एग्जाम्पल दिया है, भय और क्रोध जैसे जितने भी नियंत्रित संवेग होते हैं उनको नियंत्रित करना सीख जाता है। संवेगात्मक विकास के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, विद्यालय के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र और आदर्श वातावरण होना चाहिए। इसके बाद में हमने बात की थी बाल्यावस्था में बालक विभिन्न समूह का सदस्य होता है और विभिन्न समूह का सदस्य होने के नाते द्वेष, ईर्ष्या और प्रेम आदि उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। ठीक है ना। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि चिंता, ईर्ष्या, द्वेष कौन सी अवस्था के अंदर अभिव्यक्त होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो पहला उत्तर क्या होगा, शेष अवस्था। अगर दूसरा प्रश्न इन्हीं से बनता है कि संवेग विकसित कौन सी अवस्था में होते हैं, अवस्था कौन सी होगी, बाल्यावस्था होगी। प्रश्न ये बनता है कि परिपक्व अवस्था जो है उनकी कौन सी अवस्था में, या परिपक्व परिणति कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो अवस्था कौन सी होगी, किशोर अवस्था होगी। एलिस करो का स्टेटमेंट आता है कि विद्यालय जो बालक जो है अपने परिणामों के विषय में सोचकर, बालक द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनके परिणाम होते हैं, उन परिणामों के विषय में सोचकर वो क्या होने लगता है, चिंतित होने लगता है। चिंता नामक संवेग जो है उसके अंदर पहली बार कौन सी अवस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है। तो हमने बाल्यावस्था के विषय में बालक का संवेगात्मक विकास पढ़ा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ें।